मित्रों, स्वागत है आपका। होप सो यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन एंड डूइंग गुड। चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट 1 अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको पार्ट 1 देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाना, आपको पार्ट 2 दिख जाएगा। सॉरी, पार्ट 1 दिख जाएगा, पार्ट 2 तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके पहले हम लोग ने नेट इनकम अप्रोच तक कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, देखो। ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रहा है इट इज वन ऑफ द रिलेवेंस थ्योरी। यानी कैसा रिलेवेंस है, ये रिलेवेंस थ्योरी। यानी कि इफ आई चेंज माई कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, सो माई WACC विल चेंज। तो ये क्या है, एक रिलेवेंस थ्योरी है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज करने के वजह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज करने की वजह से हमारा WACC भी चेंज होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। एंड ईयर इट डील विथ फाइंड आउट केयर। तो यहाँ पे ये चीज़ कौन से चीज़ों से डील करती है, यहाँ पे ये चीज़ डील करती है कि आपको KO फाइंड आउट करना है, यानी कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो क्या लिखा। दिस अप्रोच फेवर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अप टू सम पॉइंट एंड WACC कम्स डाउन एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस। तो यहाँ पे ना कुछ हद तक, कुछ पॉइंट तक तो आपका WACC डिक्रीज होगा, ठीक है, कम होगा। लेकिन हाउएवर बियॉन्ड दैट पॉइंट रिवर्स ट्रेंड इमर्जेस। लेकिन एक पॉइंट के बाद WACC इंक्रीज होने लगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम में एकदम अच्छे से समझेगा। तो देखो डायग्राम में क्या बोल रहा है। ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO है, एंड दिस इज KD दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट। ऑडियो वीडियो ऑल इज क्लियर, यस एवरीथिंग इज क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब मैं इक्विटी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ इक्विटी यूज किया तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ वेटेड इधर ही होगा। लेकिन जैसे जैसे पिक्चर में डेट को लेके आ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डेट लाया तो देखो मेरा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट KO कम हुआ, फिर मैंने डेट लाया, फिर मेरा KO कम हुआ, फिर डेट लाया, फिर KO कम, फिर यहाँ पे लाया, यहाँ पे। लेकिन एक पॉइंट के बाद, यानी इस पॉइंट के बाद जब मैं अपने कैपिटल में डेट को ला रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, यानी KO इंक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि कुछ पॉइंट तक, एक सर्टन पॉइंट तक आपका KO डिक्रीज होगा और आपका वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर दैट पॉइंट आपका जो कॉस्ट ऑफ KO है वो इंक्रीज होने लगेगा। यानी आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप डेट ला रहे हो तो आपका कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। बस यही ये वाला अप्रोच बोलना चाहता है और कुछ नहीं। बाकी सॉल्व करने के अप्रोच सबके सेम ही होते हैं। So under this approach, rate of interest on debt and expected rate by equity shareholder remain constant। तो जो भी आप डेट के ऊपर इंटरेस्ट बोल रहे हो या फिर एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर, वो कांस्टेंट होगा। एंड देयर आफ्टर विद एन इंक्रीज इन लेवरेज इट इंक्रीजेस। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवरेज बढ़ेगा, लेवरेज मतलब जैसे जैसे आप डेट को पिक्चर में लाओगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डेट वाले ज्यादा पैसा मांगने लगेंगे और इक्विटी वाले भी ज्यादा मांगने लगेंगे। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम वो कांस्टेंट होगा और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब होगा क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वैक फर्स्ट। तो इससे आपका जो भी WACC है, सबसे पहले तो आपका WACC डिक्रीज होगा एंड देन इंक्रीज, उसके बाद वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको ये जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ए वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी वो पॉइंट जहां पे मेरा KO मिनिमम है और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम है, एंड दिस इज अ पॉइंट वेयर फर्म वैल्यू इज हायर एंड KO इज लोअर। ठीक है, गॉट इट दिस थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी कुछ चीज़ें। फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप KO का फॉर्मूला वाला यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मतलब रिवीजन पार्ट 1 में। KD मल्टीप्लाई बाई D अपॉन D प्लस E प्लस KE मल्टीप्लाई बाई E अपॉन D प्लस E। D मतलब वैल्यू ऑफ डेट, E मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी। इस सेम चीज़ को फिर आप KO को कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप V निकाल के भी डिनोट कर सकते हो। यानी ये जो D प्लस E है, इस D प्लस E को ही आप V बोल देना। ठीक है, तो KD मल्टीप्लाई बाई DY V प्लस KE मल्टीप्लाई बाय E अपॉन V। एंड KO निकालने का लास्ट फॉर्मूला इज EBIT अपॉन V। व्हाट इज V? V इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे निकलता है, D प्लस E। ये वाला चीज लिखा है, हाँ लिखा है, V इज इक्वल टू D प्लस E। अब आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करोगे, आपका वो इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा है, इफ क्वेश्चन से इज फाइंड आउट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निकालो, कैलकुलेट के ऑफ ऑल ऑप्शंस एंड वेयर क्यू इज लोएस्ट सिलेक्ट दैट। तो उस केस में आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, यानी आपको के ओ निकालना है, और जहां पे के ओ सबसे मिनिमम होगा ना, आपको वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करोगे, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर नेट ऑपरेटिंग इनकम, या फिर इसको एनओआई अप्रोच, और ये एक इररिलेवेंस थ्योरी के अंदर आता है। इररिलेवेंस थ्योरी, इफ आई चेंज, इररिलेवेंस थ्योरी मींस इफ आई चेंज द पोर्शन और द कॉम्बिनेशन ऑफ माय डेट एंड द इक्विटी, माय डब्ल्यूएसीसी विल नॉट गेट इम्पैक्टेड। यानी अगर मैं अपना इक्विटी डेट चेंज करूंगा तो उससे मेरा के ओ पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, द वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन द सेम। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, एंड मोस्टली डील विद इक्विटी रिलेटेड क्वेश्चन, और इसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एनओआई में वो इक्विटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहला, एनओआई मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट इज नथिंग बट द ईबीआईटी। तो अगर मैंने बोला था एनओआई का दूसरा मतलब हो जाता है ईबीआईटी, तो अगर क्वेश्चन में ईबीआईटी नहीं दिया है, नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया है, तो यू कैन यूज इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनओआई, नेट ऑपरेटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ द फर्म आर इररिलेवेंट। तो ये बोलता है आप कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, सब इररिलेवेंट है। एनी चेंज इन लेवरेज विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फर्म एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड द डब्ल्यूएसीसी। आप डेट कितना भी यूज करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना मार्केट प्राइस चेंज होगा, ना वैल्यू चेंज होगी, और ना ही आपका के ओ चेंज होगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ लेवरेज। जो भी के ओ आएगा वो अलग आएगा, वो डिपेंड नहीं है डिग्री ऑफ लेवरेज पे कि फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज हुआ तो डब्ल्यूएसीसी डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। According to this approach, an increase in the use of debt, which is apparently cheaper, is offset by equity capitalization rate. तो ये बोल रही है ये अप्रोच के हिसाब से क्या होता है कि अगर आप डेट को यूज करोगे तो विच इज apparently cheaper is offset by equity capitalization rate। तो अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को लेके आओगे जो कि इक्विटी से चीपर होता है, इक्विटी वाले ज्यादा रेट मांगते हैं, डेट वाले कम मांगते हैं, तो जितना आपको बेनिफिट होगा ना वो पूरा बेनिफिट इक्विटी वाले लेके चल जाएगा, जो आपको कॉस्ट में बेनिफिट होगा वो इक्विटी वाले लेके चल जाएंगे बस। And this happens because equity investors seek higher compensation as they oppose to greater risk due to existence of fixed return securities in the capital structure। और वो क्यों मांगते हैं एक्स्ट्रा पैसा, वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनका रिटर्न फिक्स नहीं होता। पहले हम बाहर वालों का पैसा देते हैं, डेट वालों को, फिर प्रेफरेंस को, फिर लास्ट में जो बच गया वो इक्विटी वालों को। तो इक्विटी वैल्यू जो इक्विटी वाले होते हैं दे आर अल्टीमेट रिस्क टेकर, सो दैट्स वाई वी हैव टू गिव देम एडिशनल रिटर्न्स फॉर टेकिंग दैट एडिशनल रिस्क करके। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये चार्ट डिराइव होता है कि आपका जो के डी है वो कांस्टेंट होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, के डब्ल्यू है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप डेट का पोर्शन बढ़ाओगे आपका के ई इंक्रीज होते जाएगा। के डी सेम होगा बट यहाँ पे के ई इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये वाला इसके अंदर चीज है। एंड ईयर के ओ एंड द के डी इज कांस्टेंट, के ई इंक्रीज विद द लेवरेजेस। लेवरेज मतलब जैसे जैसे आप डेट का पोर्शन बढ़ाओगे आपका के ई भी इंक्रीज होगा। और यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 4 अभी सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट यानी इलस्ट्रेशन स्पेसिफिक चीजें भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, सो दैट उसमें क्या होगा कि आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखो क्या लिखा है नाउ। इफ क्वेश्चन सेज इफ यू ओन डैश परसेंटेज ऑफ शेयर्स कैलकुलेट योर अर्निंग। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास 10% या 15% की होल्डिंग है तो आप अपनी अर्निंग कैलकुलेट करके बताओ। तो सिंपल सा इसके अंदर एग्जाम्पल है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द ऑल्सो कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। और आप इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न भी बताओ कि इक्विटी में हम कितना अर्न कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म। तो सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करना। फिर स्टेप नंबर 2 में आप वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइंड आउट करना। कैसे, बाय यूजिंग वेट्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो आप वेट्स यूज करना है डेट एंड इक्विटी का कि डेट एंड इक्विटी का कितना पोर्शन है। तो पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालना, वैल्यू ऑफ फर्म को डिवाइड कर देना डेट और इक्विटी के वेट्स के प्रोपोर्शन में। और स्टेप नंबर 3 में अर्निंग फॉर इक्विटी होल्डर निकालना है। तो वो निकालने के लिए जो भी आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम होगा दैट इज एनओआई, उसमें से माइनस कर देना इंटरेस्ट ऑन डेट। तो डेट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो माइनस कर देना, आपको अर्निंग फॉर इक्विटी मिलेगा। एंड स्टेप नंबर 4 में फाइंड आउट रिटर्न ऑन योर ओन। तो आपके पास कितना आपका था, तो यहाँ पे जो भी इनकम आएगी उसको बस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके खुद का रिटर्न निकाल लेना। एंड अगर आपको इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला इट इज जस्ट अ ड्रिवन थिंग, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना इक्विटी वालों ने कमाया, डिवाइड बाय मार्केट में इक्विटी वैल्यू की क्या वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आप करोगे आपको मिल जाएगा इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 5
अगर आप अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करोगे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनओआई अप्रोच इज डेफिनेशनल एंड कंसेप्चुअल एंड लैक्स बिहेवियरल सिग्निफिकेंस। तो एनओआई अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम्स है एंड इट डज नॉट प्रोवाइड ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन फॉर इररिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और वो कुछ प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं देता इररिलेवेंस के लिए। तो ये एनओआई अप्रोच की एक खामी बोल सकते हैं या फिर लिमिटेशंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एमएम अप्रोच। और एमएम अप्रोच में आपको याद रखना है कि एमएम अप्रोच में दो तरह के अप्रोच है, एक विथ टैक्स है, एक विदाउट टैक्स है। ठीक है, तो एक है विथ टैक्स, एक है विदाउट टैक्स। जो विदाउट टैक्स वाला है वो बोलता है क्या, कि हमें को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो विदाउट टैक्स वाला बोलता है इट इज इररिलेवेंस थ्योरी, डब्ल्यूएसीसी चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही रहने वाला। एंड विद टैक्स में टैक्स पिक्चर में आ जाता है, इसके लिए उसका डब्ल्यूएसीसी चेंज होता है। और ये दोनों ही अप्रोच 1958 में इमरजेंस हुए थे, बाद में इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे, बट आपके मॉड्यूल के हिसाब से जो ईयर यहाँ पे लिखा है वो मैंने लिखा है। एग्जाम के लिए ईयर को ही नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट यू हैव टू नो व्हाट इज एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच का पूरा नाम मोदी गिलानी मिलर। ठीक है, आओ इसके अंदर पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा आपको, लीवर्ड फॉर्म, अनलीवर्ड फॉर्म, जिसको गियर्ड फॉर्म, अनगियर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत सारे नामों से बोला जाता है, बट फेमस नाम यही होता है, लीवर्ड फॉर्म, अनलीवर्ड फॉर्म। क्या होता है सारी चीजें देखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद एमएम अप्रोच। ठीक है, देखो क्या लिखा है। It provides behavioral justification for constant overall cost of capital and the total value of firm। अबे आपको behavioral justification भी देगा। अब पहला पढ़ते हैं। एमएम अप्रोच 1958 विदाउट टैक्स, जो कि एक irrelevance theory पे बेस है, इज इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। अब ये इसके कुछ एजम्पशंस है कि जब भी एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा जहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होना चाहिए, नो टैक्सेस शुड बी हियर, एंड द वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जो भी आपका वैल्यू, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमेशा अनचेंज होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी होने दो। दीज आर द एजम्पशन ऑफ दिस एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स इररिलेवेंस थ्योरी। गॉट इट? चलो अब हम लोग थोड़ी चीजों की तरफ बढ़ते हैं। एंड द फॉलोइंग अजम्पशंस आल्सो आर देयर। फर्स्ट वन इज द कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। तो ये बोलता है जो भी कैपिटल मार्केट है परफेक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केट में जाओ फ्रीली मिल जाएगा। ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, जितने भी इन्वेस्टर सब रैशनल है, सबके पास दिमाग है, बुद्धि है। फर्म कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रिस्क। तो जितने भी फर्म है हम उसको एक क्लास के, एक रिस्क के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं कि ठीक है ये 10% वाले रिस्क है, ये 15% वाले रिस्क है, ऐसे हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले लिख दिया गया है विदाउट टैक्स। एंड द बेस्ड ऑन द अबव assumption एमएम अप्रोच डिराइव्स द फॉलोइंग थिंग्स। और फिर उस assumptions के बेस पे उन्होंने कुछ चीजें फाइंड आउट की। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे चलता है थोड़ा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। एमएम अप्रोच के अंदर बेसिकली यही होगा कि एक लीवर्ड फर्म होगी, एक अनलीवर्ड फर्म होगा। तो हमें अनलीवर्ड फर्म के वैल्यू से लीवर्ड फर्म का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और लीवर्ड फर्म के इक्विटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इक्विटी का कैपिटलाइजेशन, डब्ल्यूएसीसी, वो सारी चीजें हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो फॉर्मूलाज दिए हुए इसका यूज करके, अब तक जो हम पढ़ के आए उसी का यूज करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा उसका यूज करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे लीवर्ड फॉर्म का। ठीक है, फिर जैसे ही लीवर्ड फॉर्म का वैल्यू मिल जाएगा फिर हम उससे, सॉरी वापस बोला, अब तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम अनलीवर्ड फॉर्म का वैल्यू निकालेंगे, फिर लीवर्ड फॉर्म। सर व्हाट इज अनलीवर्ड, लीवर्ड बताओ, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट सी। आई एम होपिंग कि आपने एक बार ये पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा हुआ है खुद से, सो दैट आई एम होपिंग विद दैट थिंग। ठीक है, बट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू थिंग्स क्लियर। अनलीवर्ड फर्म और द अनगियर्ड फर्म। तो कभी भी अनलीवर्ड बोले या फिर अनगियर्ड बोले तो द फर्म विच इज नॉट यूजिंग एनी डेट। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर डेट नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं जो डेट का यूज ही नहीं करती, सिर्फ इक्विटी पे चलती है। मतलब उसने बाहर वालों से कुछ भी पैसा ही लिया ही नहीं है, इन अ फॉर्म ऑफ लोन, इन अ फॉर्म ऑफ बॉन्ड, उसने डेट नहीं लिया, यानी उसने कर्जा नहीं लिया है। इन शॉर्ट हिंदी में बोलो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलीवर्ड और अनगियर्ड फर्म। और जिस फर्म ने डेट लिया उसको हम लोग बोलते हैं लीवर्ड फर्म और गियर्ड फर्म। हमेशा ये वाली बातें याद रखना। So unlevered firm or ungeared firm, the firm which is not used that, and the levered and the geared firm is used the form of the firm which is using that। और शॉर्टकट तरीका अगर याद रखाऊं तो जो गाड़ी होती है अपनी गाड़ी, ठीक है, कार वगैरह, उसमें जब गियर लगाते तो स्पीड बढ़ जाती है ना, वैसे याद रखना है कि फर्म कोई कंपनी है, उसने डेट का यूज लिया तो थोड़ी कंपनी अच्छे से काम करने लग गई। और कुछ शॉर्टकट तरीका, जस्ट टू रिमेंबर दैट, गियर कब लगेगा, जब डेट आएगा, बस ऐसे ऐसे करके याद रखना। आपके गाड़ी में गियर कब लगेगा, जब आप डेट। और उससे भी थोड़ा अच्छा एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि रियल लाइफ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कार्स आर बाय ऑन द लोन।
ठीक है, मेजोरिटी 80 to 90% पीपल कार लोग लोन पे ही लेते हैं। तो लोन पे लिया तो गियर वाली गाड़ी ली, ऐसा अगर आपको ऐसा याद रखना है तो लोन पे गियर वाली गाड़ी ली, ऐसा करके आपको गियर्ड और अनगियर्ड पे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब भी गियर्ड वर्ड आया तो आपको इतना समझ आना चाहिए लोन पे लिया यानी डेट आ गया मेरे पास, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख लेना, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन बहुत होता है कभी कभी। चलो, अब इसके अंदर हम तीन चीजें निकालना सीखते हैं। सबसे पहला हम वैल्यू ऑफ फर्म, तो यहाँ पे जो भी बातें हम सीखेंगे, हम लीवर्ड फर्म का कैसे क्या वैल्यूएशन करेंगे उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालना सीखोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है वो देखेंगे, एंड लास्ट में फिर आपको तीसरी चीज भी निकालना सिखाएंगे, दैट इज। तो यहाँ पे तीन चीजें देख लेते हैं कैसे क्या क्या। तो देखो, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म के बारे में ये क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं वैसे निकालोगे, बट आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालोगे ऑन लीवर्ड फर्म का। कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, जो भी नेट इनकम थी उसको डिवाइड बाय कर देंगे क्यू को, ठीक है, या फिर जो भी आपका ईबीआईटी था उसको आप डिवाइड बाय कर दोगे क्यू को, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अब ये वाला अप्रोच क्या बोलता है, जो भी लीवर्ड फर्म का अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू है ना, वो सेम वैल्यू गियर्ड फर्म का भी है। जो लीवर्ड फर्म का वैल्यू है वो सेम वैल्यू अनलीवर्ड फर्म का भी है। वापस बोलता हूँ, जो वैल्यू अनलीवर्ड फर्म का है वो सेम वैल्यू लीवर्ड फर्म का है। मैं मिस्टेक, सॉरी, सिंपल बोल रहा हूँ। देखो, जो वैल्यू अनलीवर्ड फर्म का है वो सेम वैल्यू लीवर्ड फर्म का है। ये वाला अप्रोच विदाउट टैक्स वाला बोलता है, ठीक है। फिर बोलता है अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करो, ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, केओ ले लो सामने वाले फर्म का, प्लस केओ माइनस के डी मल्टीप्लाई बाय डेट अपॉन इक्विटी। देखो, केओ तो सेम ही होगा, केओ के अंदर कोई चेंजेस होने वाला नहीं, तो केओ प्लस केओ माइनस के डी मल्टीप्लाई बाय डेट अपॉन इक्विटी, ये खुद के फर्म का लेना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा कि सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन केस ऑफ लीवर्ड फर्म, ये सारा का सारा डेटा लीवर्ड फर्म का लेना है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन केस ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन एज कम्पेयर टू अनलीवर्ड फर्म। तो यहाँ पे इक्विटी वालों का कॉस्ट ज़्यादा होता है अगर हम अनलीवर्ड फर्म से बात करें। अनलीवर्ड फर्म जिसमें सिर्फ इक्विटी है, जिसमें सिर्फ इक्विटी वो बोले 10%, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा पैसा मांगेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्लूड रिस्क प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क, और यहाँ पे जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो रिस्क प्रीमियम मांगते हैं फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए। एंड दिस इज द फॉर्मूला क्यू प्लस क्यू माइनस के डी मल्टीप्लाई बाय डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्यू 12%, के डी 8%, डेट 600, इक्विटी 1500। इसको मैंने वैल्यूज में पुटअप किया तो मेरा के ई आ गया 13.6%। एंड द लास्ट थिंग, दिस इज अ चार्ट, के डी कॉन्स्टेंट होगा, के डब्ल्यू भी कॉन्स्टेंट होगा, बट के ई बढ़ते जाएगा, ये इस वाले के अंदर। Now, the structure of capital, that is financial leverage, does not affect the overall cost of capital, and the cost of capital is only affected by the business risk। तो बोलता है ये कहाँ पे जो cost of capital है से business risk से affect होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अब MM अप्रोच विथ टैक्स। अप्रोच विथ टैक्स जो एक रिलेवेंस थ्योरी पे बेस होता है, ये बोलता है अगर आप कॉम्बिनेशन चेंज करोगे तो WACC भी चेंज होगा। इन 1963 मॉडल अमेंडेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग टैक्स एंड दे रिकॉग्नाइज दैट द वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज वेयर कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट। तो जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स आएगा वहाँ पे आपका फर्म का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है ना। The value of levered firm will be greater than value of unlevered by an amount equal to an amount of debt multiplied by corporate tax। तो मेरा जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है वो ज़्यादा होगा और अनलीवर्ड फर्म कम होगा, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जो भी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है यानी जिसके अंदर डेट नहीं है उसमें प्लस कर देना टैक्स बेनिफिट। नाउ ये टैक्स बेनिफिट कैसे आएगा, टैक्स बेनिफिट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ डेट, जो भी आपका अमाउंट ऑफ डेट होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना टैक्स रेट से, tax rate which is applicable to the company which is levered company। now तो VG is equal to value of unlevered plus tax benefit। एंड अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है लीवर्ड कंपनी का तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सेम लाइक दैट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलीवर्ड फर्म प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलीवर्ड फर्म माइनस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय डेट अपॉन इक्विटी, और ये 1 माइनस टी इन डेसिमल। बट ये जो सेम फॉर्मूला है आपके मॉड्यूल में ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी ये जो डेट 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी है ना, आपके मॉड्यूल में लिखा है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो ये मैंने गूगल पे भी सर्च किया, सब जगह पे सर्च किया, गूगल इज ऑल्सो शोइंग दिस फॉर्मूला एंड दिस इज द राइट वन, बट आप एग्जाम के लिए दोनों याद रखना, बट आई विल प्रीफर यू दिस इज द प्रायोरिटी, ठीक है। इसी का यूज करके आगे क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन के अंदर, जो ICAI ने इसी फॉर्मूले का यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व किया। तो दिस इज द करेक्ट वन फॉर्मूला, मॉड्यूल में ये वाला फॉर्मूला दिया है, आई हैव जस्ट केप्ट एंड मैंने लिखा भी है इन मॉड्यूल दिस फॉर्मूला इज गिवन बट यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला, दैट इज KEO प्लस KU माइनस KD मल्टीप्लाई बाय डेट अपॉन इक्विटी
और ये डेट 1 माइनस टी को डेसिमल में लिखना, ठीक है। नाउ वेयर केईजी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीवर्ड कंपनी का, केयू मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनलीवर्ड कंपनी का क्या होगा, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, और टीबी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल और टैक्स बेनिफिट, या फिर इसको आप निकालना है सिंपल तरीका है, जो भी अमाउंट ऑफ डेट है उसको मल्टीप्लाई कर देना कॉर्पोरेट के टैक्स रेट से, ठीक है। एंड अगर आपको WACC निकालना है लीवर्ड कंपनी का तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलीवर्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलीवर्ड कंपनी ब्रैकेट में 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय एल, टी आपका टैक्स रेट है और एल कैसे निकलेगा, डेट, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। इसको आप डेसिमल में लिखना, आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको WACC लीवर्ड कंपनी का निकालना है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू फाइंड अ लीवर्ड कंपनी का WACC देन यूज दिस फॉर्मूला KU ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट में टी मल्टीप्लाई बाय एन ब्रैकेट क्लोज। चलो यहाँ तक सारे थेरीज हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज आर्बिट्रेज, ठीक है। अब हम लोग आर्बिट्रेज की तरफ पढ़ेंगे। आर्बिट्रेज क्या होता है, एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ही इज टेकिंग एडवांटेज इन अ टू डिफरेंट मार्केट, यानी एक जगह जहाँ पे चीजें महंगी होगी वहां पे चीजें बेचेगा, जहाँ पे चीजें सस्ती होगी वहां पे चीजें खरीद लेगा, यानी सस्ते जगह से खरीद के महंगे जगह पे बेचना बोल लो, या फिर उल्टा कर दो, महंगे जगह से अगर महंगे जगह पे मैंने मेरा पैसा रखा है तो वहां पे बेच दूंगा और वहां से पैसा लेके सस्ते जगह पे इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे पैसा डाला है, उसकी वैल्यू 150 हो गई, ठीक है, और सेम दूसरी जगह पे 120 पे मुझे वो सामान मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा 150 में उसको बेच दूंगा, अपने पास लाऊंगा और 120 में एक चीज खरीद लूंगा और 30 रुपए साइड में रखूंगा और 120 पे जो मुझे रिटर्न आ रहा है वो भी आएगा। ये होता है आर्बिट्रेज। और एक नॉर्मल वर्ड्स में बोलूँ तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस इन अ टू डिफरेंट मार्केट। CA फाइनल लेवल पे आप और डिटेल में पढ़ोगे, बट आपके जो सिलेबस में उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया। अब मैंने क्या किया वो बताता हूँ, यहाँ पे सीन कैसा चलेगा, चीजें कैसे चलेगी कि दो फॉर्म है, एक लीवर्ड फॉर्म है एक अनलीवर्ड फॉर्म है। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बताओ, तो आपको ये वाला चीज फॉलो करना है जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलूंगा तो ये वाला चीज फॉलो करना है। एंड इसका एक और अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी है। तो ऐसे करके मॉड्यूल में आपके 4 क्वेश्चंस हैं, वो चारों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बस सम अप कर दिया। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आप वो चारों के चारों क्वेश्चन रिफर कर लेना, वो ज्यादा बेटर होगा। इट इज जस्ट स्टेप्स एंड नथिंग एल्स करके, ठीक है। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखना। बाइंग इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट। अब हमेशा याद रखना, खरीदूंगा कहाँ पे, जहाँ पे चीजें सस्ते मिलेगी, और बेचूंगा कहाँ, जहाँ पे चीजें महंगी रहेगी, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको बेच दूंगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसको खरीद लूंगा। बस आपको ऐसे ही दिमाग में यही याद रखना है। एंड द ऑन प्रॉफिट एंड सपोज ए लिमिटेड इज अ लीवर्ड फर्म एंड बी लिमिटेड इज अ अनलीवर्ड फर्म। तो अब मैं जो भी एग्जांपल में लेके चलूंगा ए लिमिटेड और बी लिमिटेड करूंगा। जब मैं बोलूंगा ए लिमिटेड मतलब आपको याद रखना है इसने डेट लिया यानी ये लीवर्ड फर्म है। जब मैं बोलूंगा बी लिमिटेड यानी इसने डेट नहीं लिया, इट इज अ अनलीवर्ड फर्म। तो देखो आप कैसे चलोगे। आर्बिट्रेज प्रोसेस बता रहा हूं आपको, सिर्फ आर्बिट्रेज प्रोसेस जहां पे टैक्स नहीं है, ठीक है। तो पहले 1 लाख खत्म कर दे फिर दूसरे लाख पे आते। अब देखो फर्स्ट क्राइटेरिया, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, यानी इसकी लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू है वो 1000 आ रही है और इसकी वैल्यू कुछ 800 आ रही है, यानी यहाँ पे लीवर्ड फर्म ज्यादा बड़ा है और अनलीवर्ड फर्म कम छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, ए लिमिटेड के शेयर्स को बेच देंगे और बी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर देंगे, सेम रिटर्न मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हैविंग दैट, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म। 1 मिनट, हाँ यस ऑडियो वीडियो क्लियर किया। तो लिसन, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड फर्म निकालना। वो कैसे निकालोगे, और फॉर बोथ द स्टेप, ठीक है, पर्टिकुलर लीवर्ड फर्म लिखना जिसके पास डेट है और अनलीवर्ड फर्म, ये वाला फॉर्मेट बनाना और सॉल्व करना। EBIT लिखना, इंटरेस्ट माइनस करना, अनलीवर्ड में तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। फिर आप अर्निंग फॉर इक्विटी निकाल लेना, फिर के ही निकला, फिर दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ डेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख देना, और ये दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल आएगा। अनलीवर्ड फर्म में यहाँ पे डेट होगा नहीं, अनलीवर्ड फर्म में कैसे निकालोगे, दिस इंटरेस्ट होगा नहीं तो सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर के ही लिखना, वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगी, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो, एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म हो डेट होगा नहीं तो डायरेक्ट यही वाला आंसर उसका वैल्यू ऑफ फर्म बन जाएगा। और नोट, इन केस ऑफ अनलीवर्ड फर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। तो अनलीवर्ड फर्म में जो भी आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी वही बन जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म। तो स्टेप नंबर 1 आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड फर्म। ये होने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है।
कि आर्बिट्रेजर क्या करेगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस में होगा क्या। स्टेप नंबर 2 में आप ये सपोज करोगे दैट यू हैव 10% ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। सपोज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप सपोज करो आपके पास इतने % ऑफ शेयर्स, तो आप वो अज्यूम कर लेना। तो अगर क्वेश्चन ने बोला है 20% शेयर्स है, 25% है, तो आप वो वाली चीजें अज्यूम करना, कुछ नहीं बोला तो 10% अज्यूम करना, ठीक है। सबसे पहले आप निकालोगे हुज वैल्यू इज मोर, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है आप उसके शेयर होल्डर बन जाना, सबसे पहला वो। कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है, तो 10% के हिसाब से अपना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेना। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर हो मतलब आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो आप क्या करोगे, इक्विटी का 10% निकाल लेना। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके ऊपर आप कितना अर्न करोगे, तो जो इक्विटी वालों की अर्निंग होगी उसका 10% निकाल लेना। तो आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना और आप कमा कितना रहे हो, सबसे पहले वो निकालो, ठीक है। जैसे ही आपने वो निकाला, अब आपको इस आर्बिटर स्ट्रेटेजी बताता हूँ। स्टेप नंबर 3, आपको आर्बिटर स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या करोगे इसके अंदर देख लो। सबसे पहला स्टेप नंबर ए में लीवर्ड कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है, वहां से पैसा निकालना है। तो सबसे पहले अपने शेयर बेच देना ए लिमिटेड के, तो जितने % आपका होल्डिंग था उतना % शेयर बेच दिया। एंड बोरो करना उतना ही % डेट उसी लीवर्ड कंपनी का, तो लीवर्ड कंपनी का ही उतना आप डेट बोरो कर लेना। तो 10% शेयर बेच दिए, आपके पास कुछ पैसा आया होगा, फिर सेम 10% आप 10% ऑफ डेट जो लीवर्ड कंपनी का होगा उतना पैसा आप बोरो कर लेना, उतने ही रेट से जो लीवर्ड कंपनी को लगेगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद इंटरेस्ट रेट ए लिमिटेड, तो जो ए लिमिटेड का इंटरेस्ट रेट होगा लीवर्ड कंपनी का वही लेना है, ठीक है। तो अब से मैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बोलूंगा, लीवर्ड अनलीवर्ड बार बार नहीं बोलूंगा। जब मैं ए लिमिटेड बोल रहा हूँ आप लीवर्ड समझ जाना। फिर स्टेप नंबर 3 में दोनों अमाउंट, स्टेप नंबर बी में आपको दोनों अमाउंट को ऐड करना है। शेयर बेचा 10%, कुछ अमाउंट आया उसको ले लेना, और जितना पैसा आपने बोरो किया वो पैसा लेना, दोनों को ऐड करना। सपोज करो यहाँ से 1000, यहाँ से 2000 आपके हाथ में आ गए, ठीक है। आने के बाद स्टेप नंबर सी में इन्वेस्ट करना 10% शेयर्स इन बी लिमिटेड, तो जो अनलिमिटेड कंपनी होगी उसका 10% निकालना, अनलिमिटेड कंपनी का पूरा वैल्यूएशन देखना और उस वैल्यूएशन का 10% निकालना, और उतना पैसा आप अनलिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। यानी 10% ऑफ शेयर्स आप अनलिमिटेड में इन्वेस्ट करो, यानी बी लिमिटेड में आप इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद आप ये देखोगे कि जो पैसा आपने शेयर बेचा था ए लिमिटेड का, बोरो किया था ए लिमिटेड से, उसको प्लस करने के बाद और जितना आपने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, उन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस आप जेब में रख लेना, ठीक है, जेब में रख लेना। देन उसके बाद सरप्लस कैश होगा, दैट इज स्टेप बी। जो पैसा आपने इकट्ठा किया उसमें से स्टेप सी जितना आपने इन्वेस्ट किया, और ये आने के बाद कलेक्ट करना बिग अमाउंट, इन्वेस्ट लेस देन बिग अमाउंट, ये रूल याद रखना। देन स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट योर रिटर्न फ्रॉम बी लिमिटेड, और फिर एंड में आप अपने बी लिमिटेड से रिटर्न कैलकुलेट करना, सेम अर्निंग फॉर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 10% कितना रहा, और इससे जो आपको रिटर्न आ रहा था और इससे जो आपको रिटर्न आ रहा था, ये दोनों रिटर्न सेम ही होगा, हमेशा सेम होगा। एंड यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन, यू हैव अर्न सम सेम प्रॉफिट, आपने सेम प्रॉफिट अर्न किया, एंड स्टिल योर पॉकेट इज इन एक्सेस विद द सरप्लस, स्टिल आपके पॉकेट में पैसा बचेगा। आप अगर इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करोगे तो अब आपका वो सॉल्व हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। बट आई रिक्वेस्ट यू, ये जैसे आप फटाक से रीड लगा लो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 चेक कर लेना, तो आपका फटाक से ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड विद द सेकेंड वाला, अगर सेकेंड सिनारियो है, सेकेंड सिनारियो मतलब ये कि जो भी आप वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म है दैट इज लेस देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे बी लिमिटेड की वैल्यू ज्यादा है, ए लिमिटेड की वैल्यू कम है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरा बी लिमिटेड में पैसा है, बी लिमिटेड से बेचूंगा, ए लिमिटेड में इन्वेस्ट करूंगा। बट याद रखना बी लिमिटेड में सिर्फ इक्विटी था और ए लिमिटेड में इक्विटी और डेट दोनों था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ये जो स्टेप है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे भी सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड फॉर्म। जैसे आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड फॉर्म फाइंड आउट हो जाए, फिर आप स्टेप नंबर 2 आर्बिट्रेज प्रोसेस में सबसे पहले क्या निकालोगे, रिटर्न, कि आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका रिटर्न कितना है। तो आपका पैसा किस में, अनलिमिटेड बी लिमिटेड में। तो आप सपोज करना 10% शेयर्स आपके हाथ में, कुछ नहीं बोला, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा जाना, कुछ नहीं बोला तो सपोज करना 10%। ये 10% मैंने सिर्फ सपोज करने बोला है, ठीक है, जस्ट सपोजिंग, बट जैसा क्वेश्चन में बोला आपको वैसा जाना, कुछ नहीं बोला तो 10%। विच वैल्यू इज मोर, अनलिमिटेड फॉर्म, तो कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। वो जैसी होगा स्टेप नंबर 3 में आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी क्या होगा, स्टेप नंबर 8, अब आप क्या करोगे,
अनलिमिटेड यानी बी लिमिटेड के शेयर बेचोगे, और जितना आपने बेचा वो सेम अमाउंट आप ए लिमिटेड के 10% में दोनों में पुट अप करोगे, यानी 10%। देखो जो बी लिमिटेड था, बताता हूँ, जो बी लिमिटेड था उसके पास सिर्फ इक्विटी था और ए लिमिटेड के पास इक्विटी एंड डेट था। तो यहाँ से जब आप 10% बेचोगे ना, तो ए लिमिटेड के 10% में इन्वेस्ट करना और डेट में भी 10% में इन्वेस्ट करना, दोनों में 10% इन्वेस्ट करना, जस्ट टू रिस्क फैक्टर सही रखने के लिए, मतलब लेवल ऑफ जो रिस्क होता है उसको सही रखने के लिए दोनों में आपको इन्वेस्ट करना है पैसे। जैसे वहां से दोनों से बोरो किया था ना, सेल किया फिर 10% बोरो करके फिर पैसा लाया, फिर दोनों पैसा मिला के इन्वेस्ट किया, वैसे यहाँ पे भी करना है। 10% शेयर इधर से बेचना है और इन्वेस्ट दोनों में करना है, डेट एंड इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, अब कैसे क्या करोगे वो देखो। यस, तो स्टेप ए 10 सेल 10% शेयर ऑफ बी लिमिटेड। फिर स्टेप नंबर बी इन्वेस्ट 10% इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड लिवर्ड फर्म एंड इन्वेस्ट 10% डेट इन द ए लिमिटेड। तो दोनों में इन्वेस्ट करना है, ए लिमिटेड के इक्विटी और डेट दोनों में। फिर स्टेप नंबर सी में कैलकुलेट करना टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया दोनों को ऐड कर देना, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद आपको भी यहाँ पे ये होगा कि जो भी आपके पास पैसा मिलेगा बेचने के बाद वो ज़्यादा होगा, इन्वेस्ट करने वाला पैसा कम होगा। तो यहाँ पे भी कलेक्ट बिग अमाउंट एंड इन्वेस्ट, तो यहाँ पे भी आपके हाथ में कुछ सरप्लस पैसा बचेगा, वो आप जेब में रख लेना, ठीक है, और वो आपका सरप्लस वही आपका प्रॉफिट होगा। स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट करना रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे, रिटर्न फ्रॉम डेट, डेट से क्या मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट, और यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम इक्विटी से क्या मिल जाएगी अर्निंग ऑन इक्विटी। और जब आप इसको टोटल करोगे तो ये वाला जो अमाउंट आएगा और ऊपर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे अमाउंट आएगा वो दोनों सेम होगा, और आपकी जेब में पैसा आ गया, जो सरप्लस बचा था वो आपका हो गया। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर। अगर इसके बाद अब आप अगर इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 8 ये स्टेप्स फॉलो करके आपका आंसर एकदम प्रॉपर आएगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोला कि स्टेप्स को रट्टा मारना है, याद करना है, समझो कि चीजें क्या चल रही है, समझ के चलो। ठीक है, FM is not made for ratification, it is made for the understanding. I have given just these steps so that your answer will come in a proper manner, अच्छे मैनर में और easily derive हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैंने ये कंसेप्ट उस हिसाब से बनाया कि आपका आंसर प्रॉपर अच्छे मैनर में आ जाए और जो ICAI को चाहिए वो मिल जाए, दैट्स इट। बट चीज़ें क्या हो रही है बिहाइंड द टॉपिक वो आपको पता होनी चाहिए। अब सम टाइम क्वेश्चन आपको ये भी बोलेगा कि आपके कंपनी ना, आप किसी लीवर्ड कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपको ना स्विच करना है अनलिमिटेड में, और आपके पास इतना % होल्डिंग है, बताओ कितना एक्स्ट्रा इनकम आप अर्न करोगे जैसे आप स्विच करोगे। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, आप बी लिमिटेड के शेयर होल्डर हो यानी ए अनलिवर्ड, और आपको स्विच करना है ए लिमिटेड यानी लीवर्ड कंपनी में, एंड यू आर द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड एंड यू हैव 15% और 20% शेयर होल्डिंग। सो व्हाट इज योर इंक्रीमेंटल इनकम फॉर स्विचिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग प्रॉफिट। ठीक है, होगा क्या, उसको होल्डिंग स्विच बोलते हैं, यानी एक कंपनी से निकल के दूसरे कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, विच वी नो द होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग स्विच। अभी देखो क्या लिखा, होल्डिंग स्विच फॉर सॉल्विंग टेक होल्डिंग गिवन एज पर क्वेश्चन और ईयर विल अज्यूम 15% होल्डिंग। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप जैसा भी क्वेश्चन में होल्डिंग बोला आपको वही लेना है, और यहाँ सॉल्यूशन के लिए हम लोग 15% ले रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, आप लीवर्ड से अनलीवर्ड में जा रहे हो, यानी ए लिमिटेड से निकल के बी लिमिटेड में जा रहे हो, एंड यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना बोल रहा है, कैलकुलेट इंक्रीज इन अर्निंग एंड व्हेन वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इज ग्रेटर देन बी लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड ज्यादा है बी लिमिटेड कम है, तो आप अर्निंग बताओ। ठीक है, कि आपकी अर्निंग कितनी इंक्रीज होगी जब आप स्विच करोगे। तो देखो स्टेप नंबर 1 में आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फर्म इक्विटी एंड डेट, सेम लाइक्स जैसे हम लोग ने ऊपर किया था आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी में, सेम वो टेबल बनाना है, बड़ा वाला दिखा देता हूँ टेबल, ये वाला टेबल बनाना है और टेबल बना के आपको ये वैल्यूज निकालना है। ठीक है, कौन से वाला वैल्यूज, दिस वन, वैल्यू ऑफ फर्म सेम एज आर्बिट्रेज प्रोसेस। देन यहाँ पे क्या होगा आप देख लो, इन्वेस्टर सेल शेयर्स ऑफ लीवर्ड एंड बाय शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करेगा, बेचेगा शेयर्स ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड में खरीद लेगा शेयर, एंड टू मेंटेन द लेवल ऑफ रिस्क ही विल बोरो द प्रोपोर्शनेट अमाउंट एंड इन्वेस्ट, और उसको लेवल ऑफ रिस्क को मेंटेन करना है। तो सेम वो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला ना 10 या 15% उतना बोरो भी करेगा सेम। ठीक है, और उसी कंपनी से बोरो कर लेगा और उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दे देगा ऐसा। तो सेम लेवल ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बोरो कर लेगा जैसे ऊपर किया था।
फिर स्टेप नंबर 2 में आपको इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग का एक कॉलम बनाना है, जिसके अंदर आप ये 3 एक्टिविटी करते हो। सेल शेयर्स इन अ लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी का शेयर बेचते हो। पैसा बोरो करते हो, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे पैसा बोरो करोगे सेम रेट ऑफ केडी एप्लीकेबल टू ए लिमिटेड, ठीक है। एंड बाय शेयर्स इन अनलिमिटेड कंपनी, और बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदते हो। जितना होल्डिंग आप बेचोगे उतनी होल्डिंग में आप यहाँ से बोरो करोगे और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, याद रखना। फिर स्टेप नंबर 3 में अब आप चेंज इन रिटर्न निकालते हो। तो चेंज इन रिटर्न निकालने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप इनकम निकालते हो अनलिमिटेड कंपनी से कितना पैसा आया। तो नंबर ऑफ शेयर्स जितना आपने इन्वेस्ट किया रहेगा दैट मल्टीप्लाई बाय अर्निंग। फिर उसमें से आप माइनस कर देना इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि आपने बोरो किया था ना, तो बोरो का पैसा आप हटा दोगे, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, और आपको मिल जाएगा नेट इनकम फ्रॉम अनलीवर्ड कंपनी। आपने अनलीवर्ड कंपनी से नेट इनकम कितना अर्न किया। एंड फिर आप उसमें से माइनस कर देना इनकम फ्रॉम लीवर्ड फर्म। तो जो लीवर्ड फर्म था ना पहले, उससे कितना पैसा आ रहा था, तो जब इससे माइनस ये करोगे तो आपको मिल जाएगा इंक्रीमेंटल इनकम। सपोज करो यहाँ अनलीवर्ड से आपको 1000 आ गया था, इंटरेस्ट के नाम पे आपने 100 दिया तो आपको 900 रुपया मिल गया, ठीक है। और आप पहले वाले कंपनी से 800 कमा रहे थे, तो यहाँ पे आपने इंक्रीज कितना हो गया, 100 रुपीज इज योर इंक्रीमेंटल इनकम। एंड इसके बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो, एंड द लास्ट ऑफ दिस आर्बिट्रेज वाला, अगर केस उल्टा हो गया तो क्या करेंगे। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। केस नंबर 2, अगर आप लीवर्ड से अनलीवर्ड से लीवर्ड कंपनी में स्विचिंग कर रहे हो एंड कैलकुलेट इंक्रीज इन अर्निंग, अगर आपका ए लिमिटेड छोटा है एंड बी लिमिटेड का वैल्यू बड़ा है, तो स्टेप नंबर 1 में सेम कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ फर्म इक्विटी एंड डेट, ठीक है, सेम एज आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करेगा, सेल करेगा शेयर अनलिमिटेड कंपनी की, ठीक है, और बाय करेगा शेयर इन अ लिमिटेड कंपनी, बट इन्वेस्ट प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी टू मेंटेन द लेवल ऑफ रिस्क। लेकिन दोनों में प्रपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्ट करेगा डेट और इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के अंदर दोनों में सेम सेम पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, यानी प्रपोर्शनेट इन्वेस्ट करेगा। 15% सेल किया तो 15% इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा और 15% डेट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, प्रपोर्शनेट अमाउंट। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोविंग्स। तो इन्वेस्टमेंट एंड बोरोविंग में क्या क्या होगा, सेल शेयर्स ऑफ अनलिमिटेड, बी लिमिटेड का शेयर बेचेगा, लेंड करेगा मनी, मनी लेंड करना मतलब मनी मीन्स मनी इन्वेस्टेड, तो वो बोरो इन्वेस्ट करेगा, मनी इन्वेस्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड मनी। बाय शेयर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 में चेंज इन रिटर्न निकालेगा। कैसे निकालेगा, शेयर से उसको पैसा आएगा लीवर्ड कंपनी के, ठीक है। तो जो भी लीवर्ड फर्म होगा उस लीवर्ड फर्म से उसको मिलेगा पैसा। दूसरा, जो उसने पैसा दूसरों को दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ द इंटरेस्ट इज सेम, जो ए लिमिटेड का होगा वही, एंड टोटल इनकम फ्रॉम लीवर्ड फर्म, तो उसको टोटल इनकम मिल जाएगा, और जो अनलीवर्ड फर्म से पैसा आता था वो माइनस करेगा, और ये इंक्रीमेंटल इनकम। तो यहाँ पे भी चाहिए तो मैं लिख देता हूँ सेम रेट, सेम केडी लिखेंगे तो भी चलेगा, सेम केडी, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग ने, सेम रेट ऑफ केडी एप्लीकेबल टू लिमिट, यस, सेम रेट ऑफ केडी, सेम रेट ऑफ केडी एप्लीकेबल टू ए लिमिटेड, ठीक है। एंड द टोटल इनकम फ्रॉम लीवर्ड फर्म मिलेगा। और सपोज करो कि उसको लीवर्ड फर्म से पैसा यहाँ पे 1000 मिल गए, ठीक है, 1000 मिले, यहाँ से उसने 100 रुपये कमाया, तो कितने हो गए 1100, पहले वाले से वो 900 कमाता था, तो 200 रुपये उसका क्या हो गया, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। और अब आप इसके बाद इलस्ट्रेशन 9 करोगे तो आपका हो जाएगा सॉल्व। एंड दैट इज ऑल अबाउट पार्ट 2। वेट just 1 minute. So thanks for watching first of all. Second thing, hope you enjoyed this video, ठीक है। ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे अपनी हार्ट एंड सोल लगा दी, ताकि ईच एंड एवरी चीज जो भी इस वीडियो में मैंने आपको कन्वे की है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट। द सेकेंड थिंग इज, इफ यू वांट to grab the opportunity of a regular course, the link available in the description box. आइए साथ में मिलके पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। एंड सारे क्वेश्चन बाय हैंड मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर
कंसेप्ट आपको, एवरी कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा एंड टेस्ट सीरीज भी होगा एंड आई पास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर MTPRTB भी उस कोर्स में कवर होंगे एंड आई विल मेक श्योर कि आपका वो कोर्स अच्छे से हो जाए एंड यू गॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर पेपर एंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज if you want the video on any other topic, ठीक है, just leave a comment, I will come up with that video, got it? And the last thing is feedback. Yes, it is very much required and it is a request, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए। फीडबैक कैसे दे सकते हो? फर्स्ट थिंग, या तो आप कमेंट कर दो। सेकेंड थिंग, या तो आप गूगल फॉर्म भर दो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थर्ड थिंग, जस्ट आप इस मेल आईडी पे अपना फीडबैक दे सकते हो। So first thing is very simple, just leave a comment. Second thing, fill the Google form. Or third thing, you can just give a mail on this mail ID. And finally is nothing but like this video, share this video and subscribe the channel for more such useful video to make you ahead in your journey. And best, श्री कृष्णा गुप्ता, just give your best. आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, बाकी सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बस जस्ट गिव योर बेस्ट। टिल देन श्री कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, सी यू सून।